जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि हमारा पेपर का प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसमें मैं और हमारे सर और हमारे सारी फैकल्टीज़ अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो जिसमें आज के जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसमें मैं आपको आज मैथ और रीजनिंग के कुछ गिने चुने जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनसे आपको मिलाने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तभी आपके पास जाएगी। अभी तक आपने प्ले स्टोर पर JB स्टडी पॉइंट्स के नाम से ऐप है, इसको डाउनलोड नहीं किया है तो इसको भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहीं पर हमारे जितने भी पेड कोर्सेज हैं सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी आपको। चलिए आज का सबसे पहला सवाल लेते हैं। मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, मैंने क्या बताया आपको, आज जो मैं आपको सवाल कराने वाला हूँ वो आपके मैथ प्लस रीजनिंग होंगे। मैथ के कुछ सवाल होंगे, कुछ रीजनिंग के होंगे, और मैथ के जितने भी सवाल होंगे वो सभी अलग अलग चैप्टर्स होंगे, और रीजनिंग के जितने भी सवाल होंगे वो भी अलग अलग चैप्टर्स होंगे। मतलब सभी के मैंने अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं, सभी अलग अलग चैप्टर से है क्वेश्चंस हैं। तो रीजनिंग में एक टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग आज मैंने रीजनिंग के तीनों क्वेश्चन वहाँ से लिए हैं। मैथ के मैंने चक्रवर्ती ब्याज से भी लिए हैं, और आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात से भी लिए हैं क्वेश्चन। तो जितनी भी क्लासेस आ रही है ना, उन सभी क्लासेस में मेरा पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको हर चैप्टर से मिलाऊं, मतलब हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको मैं कराऊं। तो जैसे कि आपका ये क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चंस किस चैप्टर से है, तो हम कहेंगे ये चैप्टर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये रीजनिंग के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब दिशा और दूरी से है। कल की क्लास में भी मैंने एक सवाल कराया था इसी पर, दिशा और दूरी पर। तो आज मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। कह रहा है स्मिता अपनी स्कूटी से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने के उपरांत, चलिए उत्तर की ओर से करते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो ये हमारी डायरेक्शन कौन कौन सी, पूर्व पश्चिम, ये सभी आपके दिमाग में चलना चाहिए भाई, उत्तर और दक्षिण। देखो मैं तो लिख रहा हूँ, ये विदाउट लिखकर भी सवाल हो जाएगा। चलिए, तो जो स्मिता है वो उत्तर की ओर दिशा में चलती है, तो चलाओ इसे उत्तर दिशा में चलाओ। अगर नहीं चलेगी तो मुझसे बता देना। इसको उत्तर दिशा की ओर चला दिया हमने। चलने के उपरांत, चलने के बाद कहाँ मुड़ी, बाएं मुड़ी। पहले बाएं मुड़ी। तो आप खुद अपना फोकस यहाँ लगाओ, और फोकस के साथ देखो ये आपका राइट होगा। अगर ये आपका फेस है, अगर ये आपका फेस है और ये आपके हैंड्स है, अगर ये आपका फेस है, ये आपका फेस है और ये आपके हैंड्स हैं, तो आप अपने फेस से सामने देख रहे हो, ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, तो आपके बाएं मुड़ी। चलिए मुझे नहीं पता कितना चली, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कोई नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहा पुनः, पुनः मतलब दोबारा बाएं मुड़ी। तो ये जब ये आई तो ये आपका फेस, ये आपका फेस और ये आपके हैंड्स, ये आपका फेस और ये आपके हैंड्स। तो बताओ ये फेस ऐसे इसका, तो इसका ये राइट हैंड, ये इसका लेफ्ट हैंड, तो फिर से वो बाएं मुड़ गई। चलिए इसको बाएं मोड़ दो, इसको बाएं मोड़ दो। चलिए बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गई। तो मतलब ये डिस्टेंस हमें दिए कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हमें बता दी 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस उसने हमारे बता दिया। चलिए 4 किलोमीटर गई। अगर अब यहाँ पर कंडीशन लग गई, कंडीशन अप्लाई। अगर अब वह कौन, स्मिता, अपने प्रस्थान बिंदु से 2 किलोमीटर पश्चिम में है। अगर अब ये जो स्मिता है, ये लड़की जो स्मिता है, ये अपने प्रारंभिक बिंदु से, मतलब प्रस्थान बिंदु से जहां चलना स्टार्ट किया था, ये है इसका क्या, ये है इसका प्रस्थान बिंदु, ये इसका प्रस्थान बिंदु, जहां से इसने स्टार्ट किया था, चलना स्टार्ट किया था। अपने प्रस्थान स्थल से पश्चिम की ओर, बिल्कुल सही है भाई, पश्चिम की ओर है, वेरी गुड। पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर है, कितना है भाई, 2 किलोमीटर है। चलिए लिख दिया हम।
तो इसने कहा तो उत्तर दिशा में उसने कितने किलोमीटर की शुरुआत यात्रा की। तो बताओ उसने स्टार्टिंग में उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चला। देखिए मैंने इस सवाल को पूरा लिख के दिखाया। एक्चुअल में इस सवाल को यदि आप मन में सोच लोगे ना, ये मन में हो जाएगा आंसर। मैं सही बता रहा हूँ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की आपको दिशा की नॉलेज होनी चाहिए, पूरी बेस्ट नॉलेज। आप मेरी बेसिक क्लास देखना जिसमें मैंने ये लेक्चर सिखाए हैं, उसमें मैंने सब आपको नॉलेज सिखा रखी है। तो आप बताएंगे अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये भी कितनी होगी मेरे भाई, ये भी 4 किलोमीटर होगी। तो इसका आंसर हो गया 4 किलोमीटर। वो उत्तर की ओर स्टार्टिंग में गई थी, फिर 2 किलोमीटर गई, फिर 4 किलोमीटर रही। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या है, 4 किलोमीटर। चलिए तो बेस्ट सवाल है, आराम से समझा दिया। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ किसकी, दिशा की नॉलेज होनी चाहिए। अगर दिशा की नॉलेज है तो कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, सब आंसर हो जाएंगे। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। ये क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का है और इन क्वेश्चंस की बहुत डिमांड होती है। ये क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक है बस, फिर इसने दोबारा अप्लाई कंडीशन लगा दी, दोबारा से यहाँ स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ खत्म हो गया। लगभग रिपीटेड ही है, दोनों बार रिपीटेशन ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नू कह रहा है इस सवाल में कि इसकी कोडिंग इससे की गई है। अगर इसकी कोडिंग ये है तो इसकी कोडिंग क्या होगी रे मेरे भाई, अरे क्या होगी रे मेरे भाई, इसकी कोडिंग क्या होगी रे मेरे भाई, तो ये बताना है। चलिए आपको मिलते हैं इसके लिए पूरे 10 सेकंड मिलेंगे इस सवाल के लिए। पूरे इस सवाल के लिए आपको मिलने वाले हैं पूरे 10 सेकंड। फिफ्टीन सेकेंड इसके लिए मिलेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर स्पीड से, हरी अप। चलिए वेरी गुड। चलिए देखो जिन जिनके आंसर्स आए वो बेस्ट चल रहे हैं बिल्कुल। अब जिनके आंसर नहीं आए वो एक बार चीजों को समझने का प्रयास करना। कैसे प्रयास करना है, आप देखो इन सवालों को एक्चुअल में करने का तरीका क्या है, हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद कंपेयर करते हैं। लेकिन आप एक चीज देखो, यहाँ प्लेस लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो क्यों जरूरत नहीं है, आप देखो ये सीक्वेंस में ABCDEFGHI, ठीक है, फिर MNOPQR, मतलब हमने देखा कि ये रियल में सीक्वेंस में बस कितना देखो अंतर देखो कितने का, डिफरेंस कितने का। भाई आप लोग क्या होगे, F के बाद O स्टार्ट हुआ, F आता है 6 नंबर पे और O आता है हमारे 15 नंबर पे, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का मेरे भाई, डिफरेंस के बीच में 9 का डिफरेंस। आप G और P में देख लो 9 का डिफरेंस, H और Q में देख लो 9 का डिफरेंस, I और R में देख लो 9 का डिफरेंस। तो बस आपको क्या देखना है, यहां पर भी आपको 9 का ही डिफरेंस बना देना है मेरे भाई। तो बनाओ, B आता है दूसरे नंबर पे, तो कितना इसमें ऐड कर दूं, 9 ऐड करने के बाद मुझे यहां लाना पड़ेगा 11, जिसकी स्टार्टिंग होगी किससे बोलो, 11 से होगी। 2 और 9 का डिफरेंस, 2 और 11 का डिफरेंस है 9, तो 9 के डिफरेंस के बाद 11 है और 11 पे आता है K। अब K से देख लो कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा, ये K से नहीं हो रहा, ये K से नहीं हो रहा, तो हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ो, C आता है कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 और 9 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 12। 3 और 9 कितने हो जाएंगे, 12, तो 12 पे कौन आएगा, 11, 12, 13, 14, तो 11 पे KLMN, ये हो जाएगी सीरीज KLMN। ये D ऑप्शन इज माय राइट, तो ये भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो ऐसी 2, 3, 4, 5, ऐसी फिर 11, 12, 13, 14। तो दोस्तों ये एक्चुअल में सवाल जितने होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, ये सभी सवाल ऐसे हैं जो पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू लिख के होते हैं, लेकिन ये थोड़ा आसान है, देखने में लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आया समझ में सभी के, जिसके समझ में ना आया लैपटॉप रखा है कमेंट कर दो स्पीड से, हरी अप फास्ट। बहुत सिंपल सवाल है, इनमें क्यों टाइम देना ज्यादा। देखिए आ जाओ, एक और क्वेश्चन रीजनिंग का है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग में बहुत फेमस सवाल है भाई, बहुत फेमस सवाल है, कई बार रिपीटेड हो चुका है। नू कह रहा है कि कैट CAT कैट, अगर कैट की कोडिंग क्या है मेरे भाई 5322,
तनु कह रहा है कि भैया डॉग की कोडिंग क्या होगी, जल्दी हरी अप इसका आंसर दो मुझे। केवल इसका आंसर जो आपको देना है, केवल आपको इसका आंसर 20 सेकंड में देना है मेरे भाई, केवल 20 सेकंड में इसका मेरे भाई आंसर देना है तुझे। चलिए दे जल्दी फास्ट। सभी का आंसर नहीं आया भाई, देखो। चलिए अगर इस अप्रोच से क्वेश्चन आया तो इस अप्रोच से करने का तरीका क्या है वो देखो। इस अप्रोच से करने का तरीका होगा भैया, कैट के प्लेस वैल्यू, कैट की प्लेस वैल्यू सी 3 आता है, सी आता है 3 पर, यह आता है 1 पर, यह आता है 20 पर। अब इसकी कोडिंग किससे की गई मेरे भाई, इसकी कोडिंग की गई 5322 से इसकी कोडिंग की गई। अब मेरे भाई देख, अब एक काम कर, तो ऐसा ना लिख, ऐसा समझ में आएगा तेरे कि भैया कैट की कोडिंग की गई है 5322 से, तो भैया डॉग की कोडिंग क्या होगी, डॉग की कोडिंग क्या होगी। देख भाई ये आएगा आपका कौन से नंबर है बोल जल्दी, ये आएगा 3, ये 1, ये 20, तो 3 से कितना हो गया मेरे भाई 5, 1 से कितना हो गया मेरे भाई 3, 20 से कितना हो गया मेरे भाई 22, तो प्लस 2 का रिपीटेशन है, 2 का इंक्रीजमेंट है, इसमें 2 की वृद्धि हो रही है। तो मेरे भाई देख 4 पर ये कितने पर आएगा मेरे भाई 15 पर, ये आएगा मेरे भाई G7, अरे मेरे भाई G7 है भाई, मजा उठा रिया। तो बोलो 2 की वृद्धि कर, 2 की वृद्धि कर, 2 की वृद्धि कर, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और 2 कपड़े आ जाओ, 4 और 2 6, 15 और 2 17 और 17 7 और 2 9, तो 6 पाएगा मेरे कौन F, 17 पाएगा Q और 9 पाएगा मेरे भाई I, तो क्या बन गया मेरे भाई FQI, FQI। तो क्या कोड बन गया 6 17 9, 6 17 9, 6 17 9, बी ऑप्शन इज माई राइट आंसर। चलिए कैसा लगा सवाल, बेहतरीन लगा। चलिए एक सवाल से और मिलाता हूँ, खतरनाक सवाल से। चलिए इसका आंसर दो आप। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया 2 बार, कैसे भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक है मेरे भाई और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आंसर दो इसका स्पीड से, आपको केवल एक को ही सोल्व करना है, दूसरे को नहीं सोल्व नहीं करना, वो कि रिपीट हुआ है दोबारा। तो इसका मुझे आंसर दो जल्दी से। इसका आंसर के लिए आपको मिलेंगे पूरे 20 सेकेंड। देखिए हमारी ना प्रैक्टिस जर्नी में सबसे बड़ा रोल निभाती है हमारी प्रैक्टिस। चीज़ें स्टार्टिंग में जब हम सीख रहे होते हैं तो वो केवल लर्निंग को शो करती हैं। लर्निंग होगी, फिर आपकी सर्चिंग होगी, फिर आपकी क्रिएटिविटी होगी, फिर आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपने एक भी स्टेप की सीढ़ी को मिस किया ना तो वही आपकी सक्सेस से नीचे आपको गिरा देगी एकदम। तो जिनसे भी स्टार्टिंग में एकदम सवाल नहीं होते ना, वो नर्वस मत हो, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं कमियां रह जाएंगी कि आपने लर्निंग को कितना अच्छे से आपने सीखा। लर्निंग करोगे, फिर आप सर्चिंग करोगे, नए नए सवाल सीखोगे, फिर आप क्रिएटिविटी करोगे, उनको कुछ ट्रिक बना बना के उनको अपने ब्रेन में सेट करोगे, तब एग्जाम में बैठोगे और तब आप अपनी स्पीड से दिखा पाओगे। किसी भी चीज़ में आप कम रह गए ना, समझ लेना आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और जहाँ आपकी स्पीड कम हुई वहीं पर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा सही तरीके से। तो सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आपको स्टार्टिंग में लर्निंग करनी है, फिर आपको सर्चिंग करनी है, फिर आपको क्रिएटिविटी करनी है, फिर आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब स्टेप की सीढ़ियां हैं, इनसे आपको बिल्कुल नहीं घबराना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। इस पर अपना बेस्ट दिखाओ, सर्चिंग आप अपनी बेस्ट करो। आप यहाँ पर क्लास ले रहे हो, ये आपकी सर्चिंग है, आप कुछ आपने सीखा हुआ सब कुछ है, अब आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस सर्चिंग कर रहे हो इसमें आप। चलिए तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। चलिए अगर मैं इसको भी करने की कोशिश करूं ऐसे ही, तो क्या होगा कि भैया इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। अगर हमारे डायरेक्ट समझ में नहीं आते ना क्वेश्चन, तो प्लेस वैल्यू लिख लो करो इनकी। ये आएगा 1 पर, ये 14 पर, ये 3 पर, ये 17 पर, ये 5 पर, TU, ये 21 पर। तो आखिर क्या हो रहा है भाई, तुम एक चीज देखो, एक चीज को ध्यान से देखो, कॉमन मिल जाएगा एकदम। 1 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद क्या आया
5 और 5 के बाद क्या है मेरे भाई रिपीटेशन देख, 1 के बाद 2 आया, 2 जुड़ गया, 3 के बाद 5 आया, 2 जुड़ गया, 5 के बाद 2 जोड़ दें तो मेरे भाई ये सीक्वेंस बन रही है, इसमें 2 प्लस हो रहा है तो जोड़ कितना आ जाएगा मेरे भाई 7 और 7 किस बात था मेरे G7, क्या आएगा मेरे भाई G7, तो G से स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई ये हो रहा, तो ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। और सीख ले चाहे 14 से क्या है मेरे भाई 17, 17 से क्या है मेरे भाई 21, कितने की रिपीटेशन हो रहा, 14 से 17 आया, कितने का जुड़ा 3 जुड़ गया, 17 से 21 हुआ 4 जुड़ गया 4, अब कितना जुड़ जाएगा मेरे भाई 5 जोड़ दें, क्या जोड़ देना 5 3 4 5 5 जोड़ दें और कितना आ जाएगा मेरे भाई 21 और 5 26, 26 पे क्या आता है मेरे भाई Z आता है, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई G और Z, GZ इज माई राइट आंसर, GZ इज माई राइट आंसर। तो कुछ सवालों में नहीं है, बस मेन क्या है आपकी प्रैक्टिस कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन पर चलिए आ जाते हैं, ले चलूँ तुम्हें मैथ की दुनिया में है, चलिए आ जाओ। अब चलेंगे हमारे मैथ के सवाल, 2-3 सवाल हैं मैथमेटिक्स के, और ये किसका है आपका नंबर सिस्टम का सवाल है। तो नंबर सिस्टम में से एक क्वेश्चन लिया हमने छोटा सा, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। मिलते हैं आपको पूरे इसके लिए 15 सेकेंड। चलिए भाई स्पीड से फास्ट आंसर दो इसका। ये सवाल वे हैं निगाहों निगाहों में होने वाले सवाल हैं। चलिए बताओ इसका आंसर। अगर किसी स्टूडेंट के अप्रोच बेस्ट है, उसको कंसेप्ट पता है, तो इस सवाल में पेन चलाएगा नहीं, इस सवाल में वो अपना पेन चलाएगा नहीं, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में इतना अच्छा वर्ड दिया है प्रथम। क्या कह रहा है प्रथम 22 प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं मेरे भाई, नेचुरल नंबर वे होते हैं जो अपने साधारण जीवन में यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये सभी। मैं थोड़ा और आगे तक ले लेता हूँ, 6 7 8 9 10 11 तो ये सब क्या मेरे नेचुरल नंबर जो हम गिनते हैं, ठीक है। अगर मैं कह लूँगा यहाँ पर बोर्ड कितने आप कहेंगे, एक बोर्ड है, तो आपने स्टार्ट किया 1 से, ये नहीं कहा यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 का यूज नहीं करोगे मेरे भाई। आ जाओ, तो नेचुरल नंबर होंगे हमारी प्राकृतिक संख्या, और कह रहा है इन प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो सभी की, कहां से कहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते कहां तक, प्रथम 22, तो 20 21 और आपके 22, इन सब की आप क्या कर दो मेरे भाई, इन सभी की आप गुणन कर दो, इन सभी की आप मल्टीप्लाई कर दो, इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद नु पूछ रहा है कि जो भी आंसर आएगा x y z e f, कुछ भी आपकी आंसर आएगा तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा मेरे भाई, इकाई का अंक क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है इकाई का अंक। तो आप देखो इकाई के अंक ये अपने आप में एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग वैरायटी के। तो इसमें तो बहुत सिंपल सा है, इसमें जब भी मैं सिखाता हूँ तो बस मैं एक चीज बताता हूँ, आप एक चीज ध्यान रख लो कि जिनका भी मल्टीपल हो रहा है, यदि उसमें 2 और 5 पार्टिसिपेट कर रहा है, ये आपके इकाई अंक के हीरो हैं। कौन कौन बोला मैंने, एक तो नंबर 2, एक नंबर 5। अगर किसी इकाई के अंक में 2 और 5 ने पार्टिसिपेट कर लिया तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई क्या बना देता है मेरे भाई 10, और इकाई का अंक क्या दे देता है मेरे भाई 0, इकाई का अंक क्या देता है मेरे भाई 0। अब मुझे बताओ 2 और 5 ने तो मिलकर दे दिया 10, अब तुम इनकी किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो, मैंने कहा कुछ भी आगे ले, 2 3 5 9 4 1 ये आ गया। अब इसमें जरा 10 की मल्टीप्लाई करना, 10 की मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा मेरे भाई 2 3 5 9 4 1 0, मतलब अगर 2 5 आ गया तो समझ लो इकाई का अंक क्या हो गया मेरे भाई 0, क्या हो गया मेरे भाई 0 आ गया 0। लो 5 9 में 10 की मल्टीप्लाई करना तो कहेंगे 5 9 0, 6 3 1 में 10 की मल्टीप्लाई करना 6 3 1 0, तो इकाई का अंक क्या बना दिया मेरे भाई 0। किसने बना दिया, इस 2 और 5 के आते ही क्वेश्चन उड़ गया, समझ लो आंसर आ गया 0।
तो इकाई का अंक 0 बन जाता है कब? जब पार्टिसिपेट हमारी पार्टी में हीरो आ जाते हैं, 2 और 5 आ जाते हैं। तो इकाई का अंक क्या होगा मेरे भाई? 0। आप यहां से लेकर यहां तक कि सबकी मल्टीप्लाई करो, सभी के लास्ट में आपको 0 मिल जाएंगी, मतलब इकाई का अंक 0। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2 यहां से इसी का अगला पार्ट होता है कि नंबर ऑफ 0, शून्यों की संख्या बताओ। जैसे 2 और 5 एक 0 बना देगा, ठीक है मेरे भाई। से 20 भी तो आ रहा है, ये एक 0। अरे मेरे भाई 9 10 1 11 10 1 0 ये। तो इसके अगला पैटर्न बनता है इसका नंबर ऑफ 0, शून्यों की संख्या निकालना। चलिए अगली क्लास में कभी को आपके सामने ये क्वेश्चंस भी लूंगा मैं। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आज का लास्ट सवाल है। चलिए मैथ का 2 सवाल, चक्रवर्ती ब्याज CISI चैप्टर से। चक्रवर्ती ब्याज कौन सा मेरे भाई? चक्रवर्ती ब्याज मतलब चालू ब्याज। कौन सा ब्याज? चालू ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज, ठीक है। चलिए कितना आसान है, इसके लिए मैं आपको दूंगा पूरे के पूरे आपको उसके 13 सेकंड दूंगा। और देखिए भाई इतना सिंपल सवाल है कि बस इशारे तेरी करती निगाह, ये वाला गाना गाओ और निगाहों निगाहों में काम कर दो सारा। चलिए बताओ इसका आंसर। चलिए जी देखो इसका आंसर। चक्रवर्ती ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों में दुगनी होती है, तो लिख लो 4 वर्ष। 4 वर्ष में कितनी होगी मेरे भाई? 2 गुनी हो गई। तो नू कह रहा है मेरे भाई यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में क्या हो जाएगी मेरे भाई? 8 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में पूछ रहा है, यहाँ टाइम पीरियड दे रहा है। देखो इस सवाल को पहले मैं सिंपल अप्रोच से ही बता देता हूं। देखो 4 वर्षों में दुगनी हो गई, तो देखो चक्रवर्ती मतलब ब्याज पर भी ब्याज 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 लेगा। स्पीड से, इतना स्पीड से धन बढ़ता है, बड़ी स्पीड से। तो बोलो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा मेरे भाई? तुम क्या भैया 4 गुना हो जाएगा। 4 8 12, 12 वर्ष में क्या हो जाएगा मेरे भाई? कितना हो जाएगा? 2 का डबल हो गया 4, 4 का डबल हो जाएगा 8 गुना। तो लो सिंपल अप्रोच, मतलब इसने कहा पैसा जो हो रहा ना वो 2 गुना बढ़ रहा है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना। और 2 गुना का मतलब 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, इस तरीके से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे बढ़ेगा पैसा। लेकिन साधारण ब्याज में कभी ऐसा होगा ही नहीं। साधारण ब्याज में कभी ऐसा नहीं होने का मेरे भाई, साधारण ब्याज में कभी नहीं होने का। चलिए तो लगभग मैंने आज आपको सवाल करा दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए मैंने। तो आज ही क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं इन सभी की आप एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए मेरा तो टाइम यहाँ तक ही हो चुका है, अब आपकी क्लास लेंगे सर। जो आगे के सवाल हैं वो सर कराने वाले हैं। तो सभी को अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर करो। और देखो मेरी आदत ना ऐसी नहीं है, मेरी आदत इस समय मैं आप सभी से छोटा हूँ। आप जितने मेरी क्लास देख रहे हो मैं सभी से बहुत छोटा हूँगा। बस आज इस प्लेस पर खड़े होने का केवल एक ही यहाँ अगर बात है तो वो ये है कि मैं हमेशा सीखता रहता हूँ बस। क्योंकि अगर आप भी कमेंट करके कुछ बात बताओगे ना तो मैं उसमें से भी कुछ सीख लूँगा कि भाई हाँ इन्होंने ये बात बताई है कि मुझे ये थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए इस चीज़ में। तो चीज़ें सीखते रहोगे ना तो जीवन भर आगे बढ़ते रहोगे। क्योंकि आज आपका सामने एक एग्जाम्पल है कि अगर मोबाइल्स अपडेट नहीं होंगे ना, अगर मोबाइल्स अपडेट नहीं होंगे तो ध्यान रखना बिल्कुल सब बेकार लगेगा। हर समय कंपनी सोचते हैं कि हम कुछ अपडेट मारें। तो मैं अपनी बात बताऊं कि मैं तो खुद अपने आप को हर 1-2 महीने बाद ही अपडेट मार देता हूं। मेरे जितने बैच चलते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन चलते हैं, ज़्यादातर मैं हर क्लास में जब भी आपसे मिलता हूं या जिस स्टूडेंट से मिलता हूं मैं कुछ नई अप्रोच के साथ मिलता हूं, तो तभी मज़ा आता है। ठीक है, तो जो भी मेरी कुछ कमियां रह गई हूँ आज की क्लास में वो भी कमेंट में लिखना और बताना कि सर यहाँ पर आपने स्पीड दिखा दी, यहाँ आपको थोड़ा अच्छे से समझाना चाहिए था, इस सवाल को आपने दोबारा बताना चाहिए था। तो इस तरीके से मैं आपके नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तो आज की क्लास कैसे लगी उसमें कमेंट में बिल्कुल बताओ और लाइक करके प्लीज़ जागरो। सभी लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, पता नहीं उनकी जेब से क्या क्या जा रहा है। ठीक है
ठीक है, जा तो हमारा रहा है, हम दे रहे हैं अपना समय, ठीक है, पर आपका तो सारा प्रॉफिट ही हो रहा है। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मन से लाइक करके बिल्कुल जाओ, ठीक है, उसमें हमारी बहुत दुआ निकलती हैं, हमें बहुत मनोबल सा मिलता है। क्यों मिलता है कि भाई अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो भाई हमें एक रिजल्ट क्या, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलता है लाइक से कि भाई हाँ भाई स्टूडेंट को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो अब लेंगे आपकी क्लास सर, तो मिलता हूँ मैं तो आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी मनीष सर पढ़ा रहे थे, अब हमारी बारी है, ठीक है। तो मनीष सर का ये आपने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो दोस्तों उन्होंने 6 सवाल कराए, आज मैं 7वां सवाल स्टार्ट करता हूँ। 7वां सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो मनीष सर और मैं इतने शानदार सवाल ला रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल सटीक, कहते हैं भाई पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नज़दीक होंगे सवाल, ठीक है। देखो ऐसा तो नहीं कह सकते भाई हम यही सवाल आएंगे, मगर हम सवालों के माध्यम से जो आपको व्याख्या बता रहे हैं दोस्तों, उसमें से ही सवाल आएंगे, ठीक है। तो देखो, और देखो जो करंट अफेयर के सवाल हैं वो तो सेम टू सेम आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो सवाल है कोरोना वायरस, तो बढ़िया सवाल है एकदम, ये सवाल आ सकता है। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत में इस महामारी से निपटने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? देखो कितना बढ़िया सवाल है। देखो कि भाई जब महामारी एक्ट के तहत जितने हमारे भारत में ना जाने कितने लोगों पर मुकदमा लगाए गए, तो कौन से महामारी एक्ट के द्वारा वो मुकदमे लगाए गए थे, ठीक है। तो कोविड-19 एक्ट था, वह जो एक्ट है वो किस विधेयक में है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5, 1861, 93, 95, 87 और 2020। दोस्तों भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया जो खतरनाक बीमारी होती हैं, ठीक है, जो खतरनाक बीमारी होती हैं जिनका तत्काल समाधान नहीं होता है, जैसे कि प्लेग है, हैजा है, ठीक है, कुपोषण है, और कोरोना वायरस को इसमें शामिल किया गया है। तो जिनका तत्काल रोक नहीं लग सकती, तो सरकार क्या करती है, उसने सरकार ने एक विधेयक लाया और उस विधेयक में कहा कि भाई अगर रोकथाम नहीं लग सकती तो उसके प्रसार में हम उसकी प्रसार को रोकथाम कर सकते हैं, अगर उसको हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते तो वो नाम था महामारी एक्ट 1887। इस समय एक विधेयक आया 87 का, जिसके तहत खतरनाक बीमारी को के प्रसार को रोकने की जो है बात कही गई है। देखो तो महामारी अधिनियम 1887 के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण ने, ठीक है, तो समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यह जो एक्ट लाया गया था वो महामारी अधिनियम 1887 द्वारा लाया गया था, ठीक है। आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8, एक कीबोर्ड में कम से कम कितनी जो है आपके सामने की होती हैं? देखो आपने सभी ने देखा हुआ, ठीक है, ये कीबोर्ड है, यहाँ पर छोटी छोटी दोस्तों यहाँ पर क्या होती हैं, यहाँ पर कीबोर्ड होते हैं। ये कीबोर्ड है, सवाल ये आ चुका है इसलिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक कीबोर्ड में कम से कम कितनी की होती हैं सभी को पता होना चाहिए। और देखो जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था ये सवाल आया था, ठीक है,
मगर मैंने उस समय दोस्तों गलत आंसर दिया था, परंतु आपको नहीं देना है आपको सही देना है। यहाँ लिख रहा है 121। तो एक कीबोर्ड में कम से कम 100 या 101 की होती है, ठीक है, जिसमें F फंक्शन की, ठीक है, फंक्शन की यानी कि F1, F2, F3, F4, न्यूमेरिकल की 1, 2, 3, 4 और दोस्तों ग्रामेटिकल ऐसे A, B, C, D, ठीक है, और माइनस गुणा ये वाले चिन्ह जो होते हैं ये न्यूमेरिकल होती हैं। तो याद रखना 101 जो है कम से कम कीबोर्ड में की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधान करता है। देखो आप सभी ध्यान से देखना, ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार, देखो कितने सवाल बन रहे हैं इसमें से। सूचना का अधिकार मतलब होता है आरटीआई, यानी कि अगर कोई डिपार्टमेंट अगर आपको सूचना नहीं दे रहा है मांगने से, तो आप आरटीआई के द्वारा उस पर एक लेटर लिखो, और जब वो उस विभाग में जाएगा तो उस विभाग के द्वारा उसका उत्तर देना ही देना होगा, ठीक है। अगर हम पूछने लगे हैं शिक्षा विभाग में कि भाई कितनी, आप ये बताओ कि कितनी पद खाली हैं, कितने पद जो है भर चुके हैं, कितने पद जो है जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए हैं, ठीक है, तो अगर हम वैसे ही जाएंगे तो दोस्तों नहीं बताएंगे वो, ठीक है। अगर आरटीआई के द्वारा पूछेंगे तो 101% जो आपको उत्तर देंगे वो, ठीक है। तो देखो आरटीआई याद रखना फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर बात करें भाई कब बनाया गया, 2005 में बनाया गया था। 2 साल हो गए, एक सवाल फुल फॉर्म का, एक सवाल समय का। अब सवाल ये पूछ सकता है आपसे कि भाई उसमें क्या क्या प्रावधान करता है। देखो पहले देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारी द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार करना। दूसरा, केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर सूचना आयोग की अपीलीय अधिकरण के रूप में स्थापना करना। तीसरा है लोक अधिकारियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। तो फ्रेंड देखो जान लो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो पहला भी ठीक है इसमें से, कि किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों यानी कि जो भी सरकारी अधिकारी हैं द्वारा सभी प्रकार की सूचना को देना, ठीक है, प्रसार करना। अगर नहीं करता है तो आप आरटीआई से पूछो कि आपने क्यों नहीं किया, वो जवाब देगा। दूसरा भी ठीक है, केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर सूचना आयोग की अपीलीय अधिकरण के रूप में स्थापना। हर एक विभाग में दोस्तों आरटीआई एक विभाग होगा अलग, ठीक है, जो आंसर देगा। तीसरा भी ठीक है, लोक अधिकारियों में पारदर्शिता, यानी कि ऐसा ना हो भ्रष्टाचार हो। अगर कोई भी गड़बड़ पाई गई, ठीक है, आरटीआई में झूठ बोला तो विभाग का कर्मचारी फंसेगा वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है और ये सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, gip.jp.bpm.png का प्रयोग किस तरीके फाइल के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करता है। भंडार मतलब स्टोर, ठीक है। देखो आपने देखा होगा कि जब भी आप फ़ोन में या लैपटॉप में या कहीं भी आप चित्रों को देखते होंगे, ठीक है, तो कोई भी फ़ोटो आपने क्लिक किया, आपने देखा भाई बहुत अच्छा फ़ोटो है, आपने फ़ोटो क्लिक किया, तो आपने फ़ोटो तो क्लिक किया और वो सेव हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपने फ़ोटो खींचा तो शायद इस प्रकार का बनेगा, IMG
.000.jpg, ठीक है, डॉट ज़रूर लगेगा। ये क्या होता है? ये एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन। अगर वीडियो होगा तो अलग बनेगा, ठीक है, .mp4, ठीक है, .3gp। और अगर सॉन्ग होगा तो ऑडियो में लगेगा .bpi। और अगर फोटो होगा तो दोस्तों क्या लगेगा? .gip लग सकता है, .jp लग सकता है, ठीक है, .bpm लग सकता है, .png। आपने देखा होगा कि कुछ चित्र ऐसे होते हैं जो चलते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, जो उनको बोलते हैं png फोटो। तो फ्रेंड्स इसमें डाटा दिया जाएगा इमेज डाटा, यानी कि फोटो, इमेज मतलब फोटो। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, दशमलव अंक 35 का द्विआधारी समतुल्य है। द्विआधारी मतलब बाइनरी, यानी देखो क्या पूछ रहा है ये, डेसिमल टू बाइनरी पूछ रहा है ये, ठीक है। अब सवाल आपके सामने ये भी बनेगा कि डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे ग्रुप के बच्चे बार-बार पूछ रहे थे कि डेसिमल और बाइनरी क्या होता है। तो दोस्तों डेसिमल का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो संख्या है वो डेसिमल है। अगर बात करें बाइनरी की तो 0 और 1 ये दो संख्या बाइनरी हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 35, ये देखो 3 और 5 मिलकर बना है, ठीक है। तो 35 का जो दशमलव संख्या है उसको बनाना है बाइनरी। तो कैसे बनाएंगे? देखो आपको सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं करना। देखो आपको ये संख्या लिखनी है 35, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 2 से भाग करना है, ठीक है भाई। 17 दूनी 34 हो गया, तो 2 यहाँ लिखो, 2 और 17 दूनी 34, ठीक है। और जो शेष बचा कहाँ लिखना है? जो शेष बचा वो लिखना है दोस्तों यहाँ पर। क्या बचा? 1 बचा, उसको रहने दो, ठीक है। अब 17 को 2 से भाग करो तो 8 दूनी 16, क्या बचा? 1 बचा, 1 से यहाँ लिख दो, ठीक है। उसके बाद में अब 8 को 2 से भाग करो तो 4 दूनी 8, क्या बचा? 0 बची, ठीक। उसके बाद 4 को 2 से भाग करो तो 2 दूनी 4, क्या बचा? 0 बची। अब 2 से अगर 2 का दोस्तों डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो 2 एकम 2, 1 दूनी 2। तो सवाल का आंसर आपके सामने है। आपको क्या करना है? देखो दोस्तों, नीचे से ऊपर तक जाना है, ठीक है। यानी कि जो 1 है, 1 लिख लिया, फिर 0, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी 0 बची। देखो 1 दूनी 2, शेष कुछ नहीं बचा, तो 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1। ये आपका आंसर है। कितना सिंपल है भाई, आपको बस 2 से गुणा भाग करना बस केवल, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना सिंपल है, आप करके देखिएगा, ठीक है। आप करके देखो, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि भाई आप जो है 42 का द्विआधारी यानी कि बाइनरी करके दिखाना, ठीक है। आप जो है कमेंट करके बताइएगा 42 का बाइनरी क्या होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12, अनुसंधान प्रक्रिया में ... का केंद्रीय महत्व है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चिंतन स्तर, बौद्धिक स्तर, नैतिक स्तर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अनुसंधान होता है री और सर्च, यानी कि
पहला अगर काटें इसको तो री माने दोबारा, ठीक है, सर्च माने शोध, ठीक है, दोबारा शोध, कोई भी, ठीक है, दोबारा शोध यानी कि लगातार करने वाला शोध। अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है उसको छोड़ना नहीं है, उस पर दोबारा करना कि भाई कमी क्या रह गई, ठीक है, इसलिए उसको रिसर्च बोलते हैं। तो जो रिसर्च होता है दोस्तों वो कैसा व्यक्ति करता है, जो स्वतंत्र रूप से सोचता हो, वो तर्कवादी हो, ठीक है, और जिसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, हार मानने वाला ना हो। ऐसा ना हो दोस्तों एक बार अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, अरे मैं नहीं कर रहा ऐसे, मेरे बस की नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर फेल होता है एक्सपेरिमेंट, अरे इसको करके मानूंगा, ठीक है, इस तरीके की दोस्तों सोच होनी चाहिए आपकी। तो देखो जो स्वतंत्र हो, खुले दिमाग से सोचता हो, तर्कवादी हो, हिम्मत हारने वाला हो, ठीक है, बौद्धिक हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो, ठीक है, और वस्तुनिष्ठ हो, दोस्तों पक्षपाती नहीं हो, ऐसे लोग जो है एक गुड अच्छा रिसर्च करते हैं। तो फ्रेंड्स जब इस तरीके की जो वार्तालाप जो शामिल होती हैं वो होती हैं चिंतन स्तर में। कौन से स्तर में? चिंतन स्तर में। चिंतन, अगर देखो चिंतन की बात करें शिक्षण में, टीचिंग में, तो ये सबसे उच्च स्तर है, ठीक है, ये सेकेंडरी लेवल का है, और जो प्राइमरी लेवल का है वो होता है स्मृति लेवल। ऐसा ना हो कि भाई किसी ने बुक में से याद कर लिया और सेंटेंस छाप दिया। स्मृति स्तर में होगा, है ना, आप मैंने बताया था आपको कल कि स्मृति स्तर क्या है, कंठस्थ कराना, याद करवाना, ABCD 1 2 3 4 1 2 3। तो ये दोस्तों याद करने वाली प्रक्रिया नहीं है। बौद्धिक क्या है, जब समझता है, यानी दिमाग पर जोर कम डालता है, केवल याद करा हुआ है, करता है काम। दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिंतन स्तर, बिल्कुल स्वतंत्र दिमाग सोचने वाला इंसान हो। क्वेश्चन नंबर 16, विचार गोष्ठी आयोजन के उद्देश्य हैं। विचार गोष्ठी मतलब सेमिनार, आप सभी में सेमिनार किए होंगे, ठीक है। क्या होता है सेमिनार में? एक टॉपिक होता है, एक होता है टॉपिक, ठीक है। माना कि टॉपिक का नाम है कोविड-19 महामारी, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे, कुछ एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे दोस्तों, ठीक है, वो उस टॉपिक पर बात करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी टीचर उस पर अपने वार्तालाप, अपना जो है शोध करना चाहे तो वो जो है प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तब लास्ट में एक निचोड़ निकलेगा कि भाई इसका उद्देश्य ये है कि हमको ऐसे करना है, हमको अपने छात्रों को ऐसे बताना है, ठीक है। तो विचार गोष्ठी आयोजन के जो उद्देश्य हैं वो क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक या AB या कोई नहीं। तो दोस्तों देखो, आप सभी जानते होंगे ज्ञानात्मक क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि करना, और जो टॉपिक होगा वो ज्ञान हमारा बढ़ाएंगे ना कि घटाएंगे। तो पहला भी ठीक है। और देखो कॉग्निटिव यानी कि भावनात्मक भी जुड़ा होना चाहिए, वो टॉपिक भावनात्मक भी जुड़ा होना चाहिए। तो क्या होगा, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, ऑप्शन नंबर C का आंसर हो जाएगा। ये सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, शोध सदैव है। दोस्तों शोध जो होता है वो सदैव किस प्रकार का होना चाहिए? पहला, पूर्ण ज्ञान का सत्यापन, दूसरा नूतन ज्ञान की गवेषणा, तीसरा ज्ञान के अंतराल की पूर्ति करता हो, या फिर सभी। देखो एक बात जान लो दोस्तों, जब आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च की परिभाषा जो होगी वो भी आपको पता होनी जरूरी है। शोध यानी कि शोध, जैसे कि नाम से पता है, शोध मतलब री प्लस सर्च, ठीक है, यानी कि दोबारा सर्च, यानी कि दोबारा भी किसी टॉपिक पर हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई हमें पूर्ण ज्ञान का सत्यापन करना जरूरी है। उसमें कोई टॉपिक है, हमें लगता है कि भाई उसमें हमको झूठ बताया गया है,
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे कि एक रिसर्च उस पर अनुसंधान कर सकते हैं कि भाई इसकी सत्यता क्या है। तो देखो, पूर्ण ज्ञान का सत्यापन कि भाई इस टॉपिक में जो है क्या सही है क्या गलत है, आप जो उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो पूर्ण ज्ञान का सत्यापन हो गया। नूतन ज्ञान की गवेषणा, यानी कि दोस्तों जितनी गहराई से आप उस टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक पर अध्ययन करोगे वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, और क्या होगा, उसमें सत्यापन निकलेगा, सत्यता की कसौटी पर वो खरा निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जितनी गहराई में जाओगे आप, उसी को तो कहते हैं रिसर्च, है ना। दोस्तों दूसरा भी ठीक है। तीसरा, ज्ञान के अंतराल की पूर्ति। देखो इसका मतलब ये है कि कोई टॉपिक हमने 1990 में किया, कोई टॉपिक पर रिसर्च जो है 1990 में किया, ठीक है, और वो थोड़ा अटपटा साबित हुआ, किसी बच्चे ने या किसी प्रोफेसर ने उस पर रिसर्च किया और वो जो है ज़्यादा कारगर नहीं हुआ। अब क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, ठीक है। अब वो किसी बच्चे के माइंड में ही आया, दिमाग में आया कि भाई मैं उस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी गैप हुआ है उस टॉपिक से संबंधित उसको वो भरेगा। ठीक है, कि भाई उस फलाने प्रोफेसर ने ये कहा था, परंतु समय की नज़ाकत को देखते हुए उसमें धीरे धीरे क्या है, बदलाव आए। ठीक है, धीरे धीरे क्या है, बदलाव आए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए बोलते हैं ज्ञान के अंतराल की पूर्ति करना, जो भी कमी रह गई है उसको भरना। ठीक है, रिसर्च का मतलब दोस्तों ये है कि हम किसी टॉपिक पर अगर शोध हो चुका है तो उस पर हम दोबारा शोध कर सकते हैं, बशर्ते वो सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। अगर किसी टॉपिक की जो फाइंडिंग है वो कुछ और हुई है और आपने भी वही लगा दी तो वो आपका रिसर्च नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों, किसी टॉपिक पर फाइंडिंग कुछ हुई है और आपको उससे अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आप ज्ञान के अंतर की पूर्ति करोगे। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मौलिक अनुसंधान किसकी योग्यता को दर्शाता है? मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च किसकी योग्यता को दर्शाता है? बहुत ही बड़े सवाल है। पहला है नए आदर्शों का संश्लेषण, दूसरा नए सिद्धांतों की स्थापना, तीसरा अनुसंधान की विद्यमान सामग्री का मूल्यांकन करना, प्रश्न नंबर 4 विद्यमान विभिन्न शीर्षकों पर उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करना। मौलिक दोस्तों कहते हैं भाई ये मौलिक है, ये बिल्कुल प्योर है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में दोस्तों उस केस में हम क्या करते हैं, जब मौलिक अनुसंधान की बात आती है तो उसमें हम नए सिद्धांतों की स्थापना करते हैं। ठीक है, मौलिक, क्योंकि दोस्तों हमारा वो बिल्कुल नया टॉपिक है, उसमें नए सिद्धांत गढ़ाए जाएंगे हमारे द्वारा। ठीक है, तो नए सिद्धांतों की स्थापना करेंगे क्योंकि हमारा जो अनुसंधान है वो बिल्कुल मौलिक है, इस पर कोई भी कार्य पीछे नहीं हुआ है, हमने बिल्कुल नया टॉपिक लिया है। तो इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल मौलिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अनुसंधान का आंकड़ा मुख्यतः है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, केवल ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। देखो जब अनुसंधान के आंकड़े की बात आ जाए, ठीक है, जब अनुसंधान के आंकड़े की बात आ जाए तो क्या होगा दोस्तों, उसमें देखो आंकड़ा कैसे होता है। अगर आंकड़े की बात करें तो देखो अनुसंधान में एक तो होगा क्वांटिटेटिव,
ठीक है। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रात्मक, ठीक है। और एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, यानी कि किसी शोध में क्या क्वालिटी है, कितनी मात्रा है उसकी, ठीक है। यानी कि भाई आंकड़े की बात करें तो उस आंकड़े की कितनी मात्रा ली हमने, या भाई अगर कोई भी प्रयोगशाला में, ठीक है, हमें किसी केमिकल की ज़रूरत है 50 ग्राम की, ठीक है, 50 ग्राम की ज़रूरत है। अगर हमने उसकी मात्रा ले ली 100 ग्राम तो क्या होगा दोस्तों, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ज़रूरत है 50 ग्राम की। और होता है गुणात्मक, यानी कि जो आंकड़े हमें प्रस्तुत किए हैं वो गुणात्मक कितनी अच्छाई से लिए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा गुणात्मक और मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17वां सवाल, शोध प्राक्कलन का शब्द होना चाहिए, सतर्क, सधा हुआ, विनीत या सभी, ठीक है। शोध प्राक्कलन, प्राक्कलन यानी कि इसका नाम है रिसर्च। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी के वर्ड हमें समझ में नहीं आते हैं तो मैं इसको क्या करता हूँ, एस्टीमेट। अब लगा लो आप कि एस्टीमेट क्या होता है, यानी कि पूर्वानुमान। देखो पूर्वानुमान, मैं इसको इतना आसान से बताऊंगा। पूर्वानुमान, देखो आपके घर में कोई फंक्शन होता है, कोई शादी होती है, कोई भी कार्य होता है, कोई भी कार्य एक्स वाई जेड इस दुनिया में, तो क्या करते हैं कि भाई शादी में मोटा मोटी कितना खर्च होगा, भाई 8 लाख हो जाएगा जी, भाई 10 लाख खर्च हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं इसको, एस्टीमेट बोलते हैं। यार ये बताओ एस्टीमेट कितना बैठेगा शादी में, कोई कार्य में एस्टीमेट कितना बैठेगा, कोई व्यापार खोलो यार उसमें एस्टीमेट कितना बैठेगा। तो दोस्तों एस्टीमेट या पूर्वानुमान, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक पूर्वानुमान लगाओगे कि भाई उस रिसर्च में कितना खर्चा होगा। भाई उस रिसर्च में लगभग मान लो भाई 1 लाख रुपये खर्च हो जाएगा, 1 लाख रुपये खर्च हो जाएगा। तो क्या है, ये जो एस्टीमेट है उसको बोलते हैं प्राक्कलन, ठीक है। तो दोस्तों अब इसी एस्टीमेट को हम अपने शब्दों में पिरोते हैं, ठीक है। इसी प्राक्कलन को हम क्या करते हैं, अपने शब्दों में पिरोते हैं कि भाई मैं कहाँ से मैंने चीज़ ली है, ठीक है। तो प्राक्कलन का शब्द होना चाहिए सतर्क, बिल्कुल, सधा हुआ, ठीक है, विनीत होना चाहिए कि भाई किसी का धन्यवाद देना है, और कहते हैं भाई समराइज, समराइज भी मान सकते हैं इसको हम। तो शोध प्राक्कलन का शब्द होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक भाई इस चैप्टर में हम ये करेंगे, इस चैप्टर में हम ये करेंगे, इस चैप्टर में हम ये करेंगे, तो पूर्वानुमान है। जब हम चैप्टर को लिखते हैं उसमें कुछ और भी हो सकता है ना, तो जब उसको बोलते हैं प्राक्कलन, ठीक है। शोध रिसर्च मतलब पूरा जो हमारा शोध है उसका एक प्रारूप बोल सकते हैं, प्रारूप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक उत्तम केस स्टडी की कसौटी है। दोस्तों शोध में क्या होता है, कोई शोध में जब हम केस स्टडी करते हैं, केस स्टडी, ठीक है, आप जानते होंगे भाई सीबीआई है ना, क्राइम ब्रांच है, तो क्या करते हैं वो केस को स्टडी करते हैं। कोई भी केस हुआ, ठीक है, माना कि भाई मिड डे मील ले लिया, मिड डे मील, इसमें देखा जाए शिकायत आ रही लगातार कि भाई फलाने स्कूल में
भोजन में कमी कर रहे हैं, फलाने स्कूल में भोजन में छिपकली निकल रही है, फलाने स्कूल में बच्चे खा के बीमार हो गए। तो दोस्तों क्या करेगा सरकार, एक कमेटी बनाएगी, भाई देखो भाई क्या ये शिकायत ठीक है या गलत है। तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं शोध में केस स्टडी, केस स्टडी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एक उत्तम केस स्टडी की कसौटी क्या है? पहला, गुप्त प्रलेखन, सत्यता, प्रदत्तों मतलब क्या होता है, डाटा की पूर्णता एवं वैधता या उपयुक्त सभी। दोस्तों देखो, जब हम कोई भी केस को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो माना हमारी कमेटी में 4 मेंबर हैं हमारी टीम में, तो उन चारों को ही पता होना चाहिए केवल बस, जब तक हम अपना शोध पत्र या कोई भी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत नहीं कर देते। तो देखो उसमें क्या होगा, गुप्त प्रलेखन भी होगा, ठीक है, सत्यता भी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसा ना हो हमने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और उसमें झूठ बोल दिया कि भाई इसमें नहीं, ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। दोस्तों उसमें सत्ता भी होनी चाहिए। तीसरा, डाटा की पूर्णता एवं वैधता, जो भी हमने डाटा दिया है अपने रिसर्च में वो उसकी दोस्तों वैलिडिटी होनी चाहिए, वो वैध होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग बोलते हैं इसको, की स्थापना कब हुई? ठीक है, मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग की स्थापना, जिसको हम दूसरा शिक्षा आयोग बोलते हैं, याद रखिएगा, दूसरा शिक्षा आयोग स्वतंत्र भारत का दूसरा शिक्षा आयोग। प्रथम की बात करें कौन सा था दोस्तों, स्वतंत्र भारत में राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग 1948, और दूसरा कब आया था, 1952 में आया था, ठीक है। क्या तो कब दोस्तों आया था ये, 1952 में। देखो इसमें त्रिस्तरीय स्नातक स्तर की बात की गई थी, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा की बात की गई थी, ठीक है। और ये इसकी अनुशंसा पर जो दोस्तों यूजीसी की स्थापना की गई थी, यूजीसी की स्थापना इसी की अनुशंसा पर की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, +2+3 यानी कि 12-3-15 शैक्षणिक संरचना को परिकल्पित किया है। पहला है कोठारी आयोग ने, सिन्हा कमेटी ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 ने, या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। देखो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है कभी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो +2 और +3 शैक्षणिक संरचना को परिकल्पित किया था। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये क्या था, कोठारी आयोग ने। दोस्तों कमेंट करते रहो। और देखो कभी कभी आता है कि कोठारी आयोग जो है वो कब आया था, तो 1964 में आया था और 66 में ये इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो याद रखिएगा कोठारी आयोग 10+2+3 के लिए परिकल्पित था, ठीक है। दोस्तों कमेंट करते रहो, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। राष्ट्रीय
शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बड़ी सवाल है। देखो, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, भाई देखो शिक्षक दिवस की बात करें, शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? कमेंट करिए आप सभी जल्दी। 5 नवंबर, 11 नवंबर, 14 नवंबर या 25 नवंबर? चौदह नवंबर बाल दिवस, ठीक है। और 11 नवंबर होता है दोस्तों आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अनुसंधान की रूपरेखा को क्या कहा जाता है? देखो, कुछ ऐसे अटपटे शब्द हैं जिनको जानना आपको जरूरी है। शोध यानी कि रिसर्च, रूपरेखा मतलब ड्राफ्ट, किसी चीज का ड्राफ्ट। तो देखो आप बताइए उस ड्राफ्ट को क्या कहा जाता है? मैपिंग ऑफ प्रॉब्लम, ब्लूप्रिंट, आधार स्वरूप या सभी? तो फ्रेंड देखो, कोई भी काम करने से पहले आप क्या करते हैं, उसका ड्राफ्ट बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, प्रॉब्लम ऑफ मैपिंग बनाते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। जब आप क्या करते हैं दोस्तों, जब आप घर बनाते हो, ठीक है, कि भाई यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ बेडरूम होगा, ठीक है, यहाँ दरवाजा होगा, यहाँ गेस्ट रूम होगा। तो दोस्तों तब जो है आप क्या करते हैं, इस पर अपना घर बनवाते हैं। तो इसी प्रकार अनुसंधान में रूपरेखा भी होती है, ड्राफ्ट होता है कि भाई मैं क्या क्या करूँगा, है ना, किस तरीके से मैं डाटा कलेक्ट करूँगा, कहाँ कहाँ जाऊँगा, किस सीमा तक मैं काम करूँगा, ठीक है। तो एक ड्राफ्ट बनता है, तो उसको बोलते हैं मैपिंग ऑफ प्रॉब्लम, ब्लूप्रिंट, आधार स्वरूप या। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये सभी को जो है रूपरेखा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन असिग्मा को किसने लॉन्च किया है? बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है। भारतीय सेना, DRDO, इसरो या रिलायंस समूह? देखो कभी कभी DRDO की क्या पूछता है, DRDO की फुल फॉर्म पूछता है। इसरो, याद रखिएगा, इसरो की भी दोस्तों फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों देखो DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। तो आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन असिग्मा को किसने लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है? देखो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन, फोर्थ पीढ़ी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। देखो अभी तक
8 जनरेशन आ चुकी हैं, 8 जनरेशन। तो अगर बात करें प्रथम, पहले आप कमेंट कीजिए, ठीक है। ट्रांजिस्टर, वृत्त, एकीकृत परिपथ, एकीकृत परिपथ या निर्वात नालिका। जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था दोस्तों, वो वैक्यूम ट्यूब, यानी कि इस तरीके से एक पंप था, पंप को दबाते थे, ठीक है, हाथ से या पाँव से, तो उसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नालिका। ये क्या था, ये प्रथम पीढ़ी का, प्रथम पीढ़ी, ठीक है। अगर बात करें भाई कि प्रथम पीढ़ी में कौन सी तंत्र लगा हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नालिका, ठीक है। दूसरे में आया था ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा, ठीक है। यह आया दूसरी पीढ़ी में। अगर तीसरी पीढ़ी की बात करें तो आया था आईसी, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, थर्ड जनरेशन। ठीक है। अब एक ही बचा आपके सामने, ये है लार्ज, LIC, लार्ज यानी कि वृहद एकीकृत परिपथ, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है बड़ी आईसी, आईसी बोलते हैं ना, आईसी, तो यह है बड़ी आईसी, वृहद एकीकृत परिपथ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में आर्मी रिपोर्ट के अनुसार भारत और कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? बड़े सवाल आ सकता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, ठीक है। और इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है नेट हिस्ट्री का प्लस पेपर 1 का, तो 6 महीने का 3000 रुपये का है, और 1 साल का 4000 रुपये का है, और 2 साल का आपको 5000 रुपये का दिया जा रहा कोर्स, ठीक है। और इन्हीं के साथ में आपको 2 बुक दी जाएंगी। ऑफर सीमित है इस बुक का, ठीक है। तो धन्यवाद। क्लास करने के लिए कितने सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।